अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस रेलिवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और हमारी आज जो एक्सरसाइज है इसमें वो है 12.15 और इसके अंदर जो हम डिसीजन मेकिंग का सवाल पढ़ने वाले हैं वो है ड्रॉपिंग और रिटेनिंग अ सेगमेंट के टॉपिक के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आपको मालूम है कि हमारी गैरिसन नोरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की एडिशन 15 की बुक है, ठीक है ना। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि आपके पास अगर एक प्रोडक्ट लाइन दी हुई हो तो उसको आपने रिटेन करना है या ड्रॉप कर देना है और उसके ऊपर आपने डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं तो वो आसानी से कॉन्सेप्ट समझ के अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि थैलेसीन्स कैटास्कीव्स SA ऑफ ग्रीस मैक्स मेरीन इक्विपमेंट, ठीक है ना, मेरीन इक्विपमेंट बनाते हैं, ये कंपनी एक है। तो कह रहे हैं द कंपनी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग लॉसेज ऑन इट्स बिल्ज पम्प प्रोडक्ट लाइन फॉर सेवरल ईयर्स। कह रहे हैं कि इस कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिल्ज पम्प, वो काफ़ी सालों से जो है ना उससे लॉस आ रहा था या वो उसके थ्रू लॉस बेयर कर रही थी। तो कह रहे हैं कि द मोस्ट रिसेंट क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना, 3 महीने की रिसेंट क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट गिवन है और इस बिल्स पम्प के लिए, ठीक है ना, कि उस पर क्या खर्चा है, कितना उसने कमा कर दिया, तो ये आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट दे रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31 थैलेसीन कैटास्कीव्स कंपनी की है। तो इसमें कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्स हुई है इस क्वार्टर के अंदर वो $850,000 की है। वेरिएबल एक्सपेंसेस में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने, 330,000। सेल्स कमीशन आपको देना पड़ रहा है 42,000 का और शिपिंग के ऊपर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 18,000 की है। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस 390,000 है, माइनस किया तो 460,000 का आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं 270,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन है और उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है ना सेल्वेज वैल्यू जिसको आप कहते हैं, 80,000 है। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो $105,000 हैं और उसके हवाले से यहाँ पर कहा गया कि कॉमन कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है ना, जितने घंटे मशीन चलेगी उस बेसिस पर ये जो है कैलकुलेट किया गया जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना, कॉमन कॉस्ट जो सब पर अप्लाई होगी। सैलरी ऑफ प्रोडक्ट लाइन मैनेजर तो 32,000 है उसकी, क्योंकि इस प्रोडक्ट लाइन का मैनेजर है, उसको सैलरी तो आपको पे करनी पड़ेगी। अब जो आपकी इन्वेंट्री बन रही है उसके ऊपर आपने इंश्योरेंस करवाई, वो $8,000 की है और परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो $45,000 की कॉस्ट आ रही है कि कितना ख़रीदेगा मटेरियल वगैरह के हिसाब से, ठीक है जी। तो टोटल फिक्स एक्सपेंसेस आ गए 540,000। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका कम है, दैट्स वाई आपको जो नेट ऑपरेटिंग लॉस यहाँ पर दे रहे हैं वो $80,000 का, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे यहाँ पर एक और बात पॉइंट ये भी लिखे, कॉमन कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल डॉलर, ठीक है ना, सेल डॉलर्स की बेसिस के ऊपर जो कॉमन कॉस्ट है वो एलोकेट होंगी। कह रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग द बिल्ज पम्प प्रोडक्ट लाइन वुड नॉट अफेक्ट सेल्स, ठीक है ना, सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा अदर प्रोडक्ट लाइन्स की। अगर आप बिल्ज पम्प को हटा देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो बाकियों को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द कंपनीज टोटल जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल जनरल फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर भी इफेक्ट नहीं आएगा और जो बाकी प्रोडक्ट लाइन है उसकी सेल्स के ऊपर भी फ़र्क नहीं आएगा और टोटल परचेजिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंस और ना ही टोटल परचेजिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंस के ऊपर कोई फ़र्क आएगा, इन 3 चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। तो रिकॉर्ड में आपको क्या कह रहा है, कहता है वुड यू रिकमेंड दैट, क्या आप रिकमेंड करते हैं कि बिल्ज पम्प प्रोडक्ट लाइन बी डिसकंटिन्यूड, क्या उसको डिसकंटिन्यूड कर देना चाहिए। सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट कंप्यूटेशन, अपने आंसर को सपोर्ट करने कंप्यूटेशन के साथ। तो हम चलते हैं इसकी कंप्यूटेशन के अंदर और देखते हैं कि हमने इसको कंटिन्यू रखना है या ड्रॉप कर देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर तो डायरेक्ट मैंने आंसर दिया हुआ है, लेकिन
आप इसका ऑल्टरनेटिव और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन देख लें। देखें, अगर हम प्रोडक्ट लाइन को रखते हैं तो उसकी सेल्स कितनी है 850,000, वेरिएबल 330 और सेल्स कमीशन 42,000 और शिपिंग 18,000 का है। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 390 के माइनस किया सेल्स में से, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन $460,000 है, यानी कि ये इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको कमा कर दे रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा, डेप्रिसिएशन, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, सैलरी ऑफ प्रोडक्ट लाइन मैनेजर, इंश्योरेंस और परचेजिंग डिपार्टमेंट का खर्चा, ये टोटल कितना है 540,000 और आपको लॉस ये कितना दे रहा है 80,000 का। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट लाइन को क्या कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसको हटा दिया तो इसकी सेल्स भी नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा भी नहीं, जब बनाया नहीं, बेचा नहीं, तो सेल्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो शिपिंग भी नहीं होगी, तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंस ज़ीरो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ज़ीरो। ठीक है, जो ये कमा कर देगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वो भी नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट बनाया ही नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट बनाने के उसको तो आप नहीं रोक सकते, तो 80,000 का डेप्रिसिएशन तो आपका होगा ही होगा। और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर उसने कहा था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो भी आपके इनकर्ड होंगे, और परचेजिंग डिपार्टमेंट पर नहीं होगा तो वो भी इनकर्ड होंगे। यानी कि ये 3 खर्चे ये प्रोडक्ट लाइन जो है हटाने के बाद भी होते रहेंगे, जो कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बनता है, ये टोटल फिक्स एक्सपेंसेस फिक्स रहेंगे 230,000, तो जिसकी वजह से आपको लॉस कितना होगा 230,000 का लॉस होगा। जबकि इस प्रोडक्ट लाइन के होने से आपको कितना हो रहा था 80, ना होने से कितना हो रहा है $230,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए होंगे कि भाई इसके होने से कम हमें चलो 80,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन ना होने से तो अच्छा ही है ना। अगर नहीं होगा तो हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, डिफरेंस लिया 150,000 का। तो यहाँ पर डिफरेंस नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में कि अगर हम ड्रॉप करते हैं तो 850,000 की सेल नेगेटिव में चली गई, और वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड होते रहेंगे, वो आपका पास हो जाएगा 42, 18 और 390 और 460,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका लॉस में चला जाएगा। ठीक है ना, वो आप खो देंगे। ठीक है, फॉरगॉन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एडवर्टाइजमेंट सही है, और डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, 32,000 का ये डिफरेंस आ जाएगा, 8,000 का इंश्योरेंस की इन्वेंट्रीज आ जाएगी, और टोटल फिक्स एक्सपेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा 310। तो 390 में से अगर आप 310 इस तरीके से माइनस करेंगे, 460 में से 310 माइनस करेंगे तो 150,000 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से भी आप डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने टोटल से भी देख लिया और सिंगल भी देख लिया कि आपको ये प्रोडक्ट फॉरगॉन करने से कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, नो द बिल्ज पम्प प्रोडक्ट लाइन शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटेशन का इसको शॉर्ट करके किया हुआ है कि सबसे पहले तो इसका 460,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप लॉस कर देंगे। उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट हैं जो अवॉइड हो जाएंगी वो क्या होंगी, एडवर्टाइजमेंट की, सैलरी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन और इंश्योरेंस इन्वेंट्री, ये 310 हो गया, और डिफरेंस लिया तो 150,000 नेट डिसएडवांटेज ऑफ ड्रॉपिंग द लाइन। ठीक है ना, लाइन को ड्रॉप करेंगे तो ये नेट डिसएडवांटेज आ जाएगा आपके पास। तो फाइनल डिसीजन हुआ कि हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, या यूँ लिख सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करनी चाहिए, बनानी चाहिए, इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।